हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में जस्ट बायोलॉजी। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट मोस्ट पार्ट ऑफ क्लास 12 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन CBSE बोर्ड एग्जाम्स दैट विल बी ऑन 25th मार्च। अपकमिंग 25th मार्च के लिए जो बायोलॉजी एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट किया था जिसमें मैं से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रही थी। और अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका मोर देन 90% पेपर सोल्व हो जाएगा, लेकिन बस प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। सो हमारी सेकेंड यूनिट रह गई थी। मैंने फर्स्ट यूनिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सभी यूनिट्स की वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है। टोटल 5 यूनिट्स हैं। ये है हमारी सेकेंड यूनिट। यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट है वो है हमारे मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ होने को तो सिर्फ एक ही लॉ है, हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन इसके जो वेरिएशंस हैं, इसकी जो डेविएशन है, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपको आने चाहिए। कोडोमिनेंस में आप ब्लड ग्रुप को अच्छे से देख लीजिएगा, कैसे उसका इनहेरिटेंस प्रिंसिपल है वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मे बी आपको बेबी का ब्लड ग्रुप बता दिया जाए, मदर एंड फादर का पूछ लें, फादर और मदर का बता दिया जाए, बेबी का पूछ लें, बेबी और मदर का बता दिया जाए, फादर का पूछ लें। इस तरीके से करके आपसे किसी भी तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको इनहेरिटेड पैटर्न पता है तो इजीली आप आंसर कर लेंगे। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, बस इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करती हूँ कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो पूछे जाते हैं आपके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में। कोडोमिनेंस से क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट में, लेकिन कोडोमिनेंस के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। एंड ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि आपके कोडोमिनेंस के क्वेश्चन शॉर्ट में ही बनेंगे अब की बार भी। ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही लॉ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, डोमिनेंस लॉ भी एंड इसके दोनों डेविएशन भी। सो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। फर्स्ट, ये इसी को ही मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, मोनोहाइब्रिड। ये डोमिनेंस, कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस तीनों ही आपके मोनोहाइब्रिड कोर्स होते हैं। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट कोर्स देख लीजिएगा एंड डायहाइब्रिड के टेस्ट कोर्स का रेशियो देख लीजिएगा। मोनोहाइब्रिड टेस्ट कोर्स बहुत अच्छे से, डायहाइब्रिड टेस्ट कोर्स का रेशियो देख लीजिएगा। थर्ड टॉपिक है हमारा, जो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज़ किए थे पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट से। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको आना चाहिए। जो उन्होंने पाइसम सेटाइवम के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज़ किए थे, कौन कौन से थे उनको याद कर लीजिएगा। सेकंड, मेंडल की सक्सेस के रीज़न क्या थे, कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, ये सब देख लीजिएगा। फोर्थ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि जो आपका मेंडल का थर्ड लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको देख लीजिएगा। और किसके रेफरेंस में देखना है, लिंकेज के रेफरेंस में। ठीक है, डायहाइब्रिडोज बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके साथ साथ इसको लिंकेज से भी रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि लिंकेज जो होता है वो आपका डेविएशन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगेन आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके रेशियो ही पूछा जाता है, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक। क्वेश्चन आ जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बता दीजिए, या उनका जीनोटाइप पूछ लिया जाता है आपसे। फिर आता है आपका क्रोमोसोमल सेपरेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन रेफरेंस टू मेंडल्स लॉ। ठीक है, अगर हम मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है उस सेल डिवीजन की किस फेज में हो रहा है। क्रोमोसोमल सेपरेशन मियोसिस में होता है, दैट यू ऑलरेडी लर्न इन 11th क्लास। सो मियोसिस में होता है। मियोसिस की फर्दर सब फेज होती है एनाफेज 1, तो उसके एनाफेज 1 में होता है। ठीक है, क्रोमोसोमल थियरी कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको देखनी, बस क्रोमोसोमल थियरी में कहा गया था कि जैसे मेंडल ने कहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और किसी दूसरे अलील के साथ कंबाइन होकर के गैमेट्स बना लेते हैं। सो क्रोमोसोमल थियरी में
सटन एंड बॉवेरी ने कहा था कि जो मेंडल ने अलील्स बताए हैं मे बी वो क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं, क्योंकि हमें क्रोमोसोम्स का नेचर भी ठीक ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। क्रोमोसोम्स भी सेल डिवीजन के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और किसी दूसरे के साथ किसी के भी साथ मिलकर के, ठीक है, अपने जैसे होमोलोगस में से किसी भी क्रोमेटिड के साथ मिलकर के एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक लाइन में समराइज कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बॉवेरी सेड मेंडल्स फैक्टर, मेंडल ने एलियट नहीं, मेंडल ने फैक्टर वर्ड दिया था। मेंडेलियन फैक्टर्स आर शो सिमिलर बिहेवियर टू द क्रोमोसोम्स like chromosomes. Alleles are also separate during gamete formation and chromosomes are also separate during cell division. ठीक है, इस तरीके से करके आप इसको देख लीजिएगा। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से, बाकी आप क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में लिख दें, नो इशू। देन आपका आता है सिक्स्थ टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सेक्स डिटर्मिनेशन किस बेसिस पे होता है, ह्यूमंस में कब होगा, एट सीधी सी बात है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। जब जो भी स्पर्म एग से फ्यूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, मेल के पास एक्स एंड वाई दोनों स्पर्म होते हैं और फीमेल के पास सिर्फ एक्स एग होता है। सो अगर वाई फ्यूज़ करेगा तो मेल बेबी का फॉर्मेशन होगा एंड अगर एक्स फ्यूज़ करेगा तो फीमेल गर्ल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये आपको डिटर्मिनेशन देखना किस में है, सबसे पहले आपको ह्यूमंस में देखना है, देन ड्रोसोफिला में देखना है। ठीक है, क्योंकि ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन दोनों का बिल्कुल सेम ही है। सही, आप क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला को इंसेक्ट से रिलेट कर देते हैं कि इंसेक्ट में तो XO एंड XX टाइप का मिलता है, सो ड्रोसोफिला भी एक इंसेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ड्रोसोफिला में ह्यूमंस के जैसे फीचर्स मिलते हैं। दैट वाई आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला ने लिंकेज में मॉर्गन ने लिंकेज में ड्रोसोफिला को ही चूज़ क्यों किया। सो इसका क्वेश्चन यही, इसका आंसर यही है क्योंकि ड्रोसोफिला एक तो ईजिली ग्रो हो जाता है, इसमें हम सेक्स इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर। क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट है वो ह्यूमंस की तरह लगता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बर्ड्स में देख लीजिएगा एंड हनी बी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपका हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जहाँ पर मेल हैप्लोइड होता है और फीमेल डिप्लॉइड होती है। 7 मेल्स ग्रो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, दैट्स वाई वो हैप्लोइड होते हैं। 7th इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जितने भी हैं उनकी पेडिग्री एनालिसिस देख लीजिएगा। पेडिग्री एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फैमिली हिस्ट्री का। अगर आपको पेडिग्री समझ आ रही है तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे बहुत अच्छे से। इससे कोई आपसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसके सारे आंसर कर देंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कोई भी पेडिग्री आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या एलोसोमल है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एलोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, ऑटोसोम जो कि सब में सेम होते हैं और एलोसोम जो कि हमारे 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी किस किस में देखना है आपको पेडिग्री एनालिसिस, सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया में, देन हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, फिर है आपका फिनाइल कीटोन यूरिया। आगे नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें आता है आपका डाउन सिंड्रोम, जो कि 21 क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम, फिर देन आता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड देन टर्नर सिंड्रोम। मैं इनकी डिटेल्स आपको फिलहाल नहीं करा रही हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे एक मैसेज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर से आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी में आप गड़बड़ कर देते हैं। अलील्स क्या होते हैं, अलील्स इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। और जीन क्या है, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। हेट्रोजाइगस व्हेन बोथ द गैमेट्स आर डिफरेंट। होमोजाइगस when both of the gametes are same. Dominance when one character cover up the another character, that character or allele is known as dominant. Recessive जो they show their phenotype in only homozygous condition. हेट्रोगैमिटी अगेन आपका हेट्रोजाइगस का ही टाइप है कि हेट्रोगैमिटी जब हमें देखने के लिए मिलता है मेल एंड फीमेल में,
दोनों में से किसी में भी मेल में दो तरह के गैमेट बन रहे हैं तो मेल हेट्रोगैमेटी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में मेल जो होते हैं उनका एक्स एंड वाई दो गैमेट्स बनते हैं। सो इसीलिए ह्यूमंस में मेल हेट्रोगैमेटी देखने के लिए मिलती है एंड फीमेल्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने के लिए मिलती है हमें कहाँ पर, वो मिलती है हमें बर्ड्स में। नेक्स्ट है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है आरएनए से, ये याद कर लीजिएगा। एंड सेकंड मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होता है, वो होता है आपका आरआरएनए। परसेंटेज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए नाइट्रोजन बेसिस की। पूछ लिया जाता है कि एडिनिन का अमाउंट इतना है या इतने परसेंट है तो उसमें थायमिन बताइए, प्यूरिन इतने परसेंट है तो पायरिमिडिन्स बताइए, ये सब म्यूटेशन की डेफिनेशन एंड इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। देन है आपका लास्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये थे आपके जेनेटिक्स के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से दोनों से ही टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वाटर एंड क्रिक का, जो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए का होता है। सॉरी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, इसमें उसके मेजरमेंट्स, उसका डायग्राम, ठीक है। देन आता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन विद रेप्लिकेशन फोक, उसमें जितने भी एंजाइम है उसकी पूरी मशीनरी, उनका वर्क करने का प्रोसेस, डीएनए पॉलीमरेज क्यों यूज़ किया जाता है, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज उसको डीएनए पॉलीमरेज उसको क्यों कहते हैं। देन आता है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसको हम डीएनए पैकेजिंग भी कहते हैं। डीएनए पैकेजिंग में स्टोन प्रोटीन का क्या रोल है, एक न्यूक्लियोसोम में कितने स्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप होता है। सेकेंड टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट्स आपको कुछ दिए गए हैं, आपका हार्शी चेस का दिया है, गिरिथ का दिया है, मेसल्सन एंड इंस्टॉल का दिया है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से कर लीजिए। कभी ये एक्सपेरिमेंट आपसे पूछे कैसे जाते हैं, पूछे जाते हैं आपसे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल करके, कि आखिर डीएनए की जेनेटिक मटेरियल है इसकी डिस्कवरी कैसी हुई थी, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको वहाँ पर इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखना होगा। और दिस जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होनी चाहिए एंड वाई डीएनए इज़ मोर स्टेबल, इसका भी आंसर आपको इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएगा। फिफ्थ है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स या लैक ऑपरेटन इसको हम कह सकते हैं, जिसे हम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन इकोलाई भी कह सकते हैं, या इंड्यूसर मॉडल ऑफ प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। इसको अलग अलग नेम से आपसे पूछा जा सकता है। सो आप इसका बहुत अच्छे से मैकेनिज्म और इसका प्रिंसिपल देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर ये किसी भी नेम से पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो आप उसको कर ले जाएं। सिक्स्थ टॉपिक इज सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन का स्ट्रक्चर ही आपको देखना है, जिसमें आपका प्रमोटर होता है, टेम्पलेट होता है, कोडिंग होता है, टेम्पलेट रीजन होता है, कोडिंग रीजन होता है एंड टर्मिनेटर होता है, ये सब। सेवन्थ है आपका HNRNA का mRNA में जो कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ RNA, वो देख लीजिएगा। एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स का क्या फंक्शन होता है वो देख लीजिएगा। स्प्लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इन स्प्लाइसोसोम्स को कौन सा आरएनए कट करता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ आरएनए में कितनी यूनिट्स होती हैं, ये सब देख लीजिएगा। 8 है आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जो आपका क्लोवर लीफ मॉडल है वो आपसे पूछा जाता है, एंड इसका फंक्शन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में जेनेटिक कोड आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। इसमें आपको याद क्या रखना है, जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडोन क्या होता है और एंटीकोडोन क्या होता है, और ये कहाँ मिलते हैं, कोडोन और एंटीकोडोन। देन जेनेटिक कोड में आपको कौन से याद रखने हैं, स्टॉप कोडोन, जिन्हें हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। सेकेंड इज सेंस कोडोन, ठीक है। थर्ड इज इनिशिएटिंग कोडोन जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है, AUG। स्टॉप कोडोन जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। सेंस कोडोन जो कि सभी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 10 सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ये आपका HGP से है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, SNPs सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, HGP के गोल क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसमें बैक और यैक का क्या रोल है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे आपका जेल लैक्टोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। जेल लैक्टोफोरेसिस में आपसे क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि
डीएनए को किससे स्टेन किया जाता है? उसका आंसर है इरीथीडियम ब्रोमाइड से। और इससे स्टेन करने के बाद डीएनए हमें ऑरेंज कलर का नज़र आता है अंडर द यूवी रेज। लास्ट चैप्टर इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले हम देख लेते हैं थियरी। थियरी में आपको आना चाहिए एबायोजेनेसिस क्या है, बायोजेनेसिस क्या है, ठीक है। एंड मैंने एक यहाँ पे मेंशन नहीं की है, वो है आपकी बिग बैंग थियरी। उस टाइम पे कौन कौन सी गैसेज इन्वायरमेंट में थी। खैर ये आपका मिलर एंड यूरे में भी कवर अप हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा एक बार। मिलर एंड यूरे करेंगे वो तब भी हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको एक बार पीछे से बिग बैंग को एक रीडिंग लगाते हैं ना, क्योंकि मिलर एंड यूरे ने सेम वही इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट की थी लेबोरेटरी में जो कि पहले प्रिमिटिव अर्थ पर मिलती थी। सो आपकी बिग बैंग थियरी भी वहीं पे कवर अप हो जाती है, जो क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक इज थियरी ऑफ पैंसपर्मिया, ठीक है। अगर इनमें से कोई सी भी थियरी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए, ठीक है, ईजी, ठीक है, तो मैं ईजी वे में पूरे टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत डिटेल में समझाऊँगी, मैं आपको एक ईजी वे में उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझा दूँगी, ताकि उसके बाद से आप जो भी पढ़ेंगे वो सही ही जाएगा। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट डायग्राम भी होना चाहिए, इसका आपको लेबलिंग भी याद होनी चाहिए कि उसने कितनी वोल्ट की लाइट यूज़ की है, कौन कौन सी गैसेस यूज़ की हैं, क्या क्या उनका रेशियो है, देन कौन कौन से अमाइनो एसिड्स वहाँ पर बने हैं, कौन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है, ये सब वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो कि आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन में ही आ जाता है। फिर से एनालॉगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन, इसको आपको याद करना होगा डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के रेफरेंस से, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस तो आप कर लेंगे कि आखिर को आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें 3 से 4 पॉइंट है, उनको देख लीजिएगा, साइंटिस्ट कौन है वो देख लीजिएगा। एनालॉगस एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है? आपको देखना है इसमें कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। एक है आपका नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के 2 की कंसेप्ट क्या है, एंड आपको नेचुरल सिलेक्शन एंथ्रोपोजेनिक नेचुरल सिलेक्शन कैसे देखने के लिए मिलता है, क्यों ह्यूमन मेड इवोल्यूशन आपको देखने के लिए मिल रहा है नेचुरल सिलेक्शन में, डार्विन ने आखिर क्या ही सर्च किया था, डार्विनियन फिंचेस का नेम, ठीक है। 9th है आपका रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होती है, ठीक है ना, या फिट टेस्ट क्या होता है वो देख लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन ही आपको देखनी है। 10th है आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, क्या कहता है? आपको हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल तब समझ आएगा जब आपको मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आएगा, ठीक है। 11th में आते हैं आपके कुछ कनेक्टिंग लिंक्स में आपको जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, देन यूग्लिना, देन आपका आता है पेरिपेटस, ठीक है। एंड एक और है आपका नियोपिलाइना। सिर्फ 4 से 5 ही है कनेक्टिंग लिंक, इनमें से ऐसा होता है कि पेरिपेटस थोड़ा कम ही पूछा था, लेकिन बेटा आप इसको देख लीजिएगा, जब आप 3 याद कर रहे हैं तो चौथा भी याद कर लीजिएगा। फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसमें इवोल्यूशन ऑफ मैन में आप बेटा देख लीजिएगा कि ह्यूमन्स के इवोल्यूशन में आखिर सीक्वेंस ही क्या रहा है, किसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी रही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा हो जाएगा। बाकी कमेंट सेम से हैं, बाकी ह्यूमन ने सीधे खड़े होना स्टार्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो भी आ रहा है उसको देख लीजिएगा ह्यूमन इवोल्यूशन में, जैसे आपके ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, निएंडरथैलेंसिस, क्रो-मैग्नन, ये सब देख लीजिएगा, है ना। मैं इसका सही सीक्वेंस नहीं आपको बता रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। सो लास्ट टॉपिक आपका यही है। ऑल द बेस्ट, जस्ट डू योर बेस्ट एंड डोंट स्किप एनी सिंगल टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि आप आखिर कितने ही चैप्टर कवर अप करें कि आपके अच्छे से मार्क्स आ जाए, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स उनके लिए हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मोर देन 90%, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगी वो उनके लिए होगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते बेटा? हर एक स्टूडेंट की, हर एक इंसान की अपनी खुद की कैरिंग कैपेसिटी होती है, हर कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। सो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो
उन स्टूडेंट्स के लिए बनाऊँगी कि आखिर इनमें से वो कितने ही चैप्टर करें कि उनका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक्ड इट।